हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, अपना जो पाठ है वो 7 चल रहा है और पाठ 7 है परमाणु सिद्धांत तत्वों का वर्गीकरण। परमाणु सिद्धांत और तत्वों का इसमें क्या करना है, आपको वर्गीकरण करना है और उसके रासायनिक गुणधर्म और उनके कुछ गुणधर्मों के बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो परमाणु के बारे में आपको पिछले वीडियोस के अंदर बता दिया गया था और आपको समझाया गया था कि परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, और उसने बताया था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, सबसे छोटा कण होता है। तो इस परमाणु की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने परमाणु मॉडल दिए गए, जिनमें से पिछले वीडियो में आपको बताया था जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। और जब इनका परमाणु मॉडल असफल हो गया तो इनके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया और रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को देते समय एक प्रयोग किया था जिसको बोलते हैं हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सोने की एक पतली सी झिल्ली बनाई जिसका व्यास, जिसकी मोटाई 10⁻⁻7 मीटर थी, यानी कि 100 नैनोमीटर मोटी एक सोने की पतली सी झिल्ली बनाई थी। और उस पतली सी झिल्ली को उसने एक वृत्ताकार कॉपर सल्फेट से, जिंक सल्फेट से लेपित पर्दे के अंदर रख दिया था और उस झिल्ली पर उसने कुछ अल्फा कणों की बौछार कराई थी। अल्फा कणों की बौछार कराई थी तो उसने देखा कि अल्फा कण जो थे वो उस सोने की पन्नी से टकराकर किस प्रकार से विचलित होते हैं। ठीक है ना। इसने जिंक सल्फाइड का लेप किया था पर्दे के ऊपर, वृत्ताकार पर्दे के ऊपर। ये जिंक सल्फाइड क्या होता है, एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ होता है। तो जैसे ही इससे कोई कण टकराएगा तो वो एक चमक उत्पन्न करता था जिससे पता लग जाता था हमको कि अल्फा कण की दिशा किस तरफ है। तो इसने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया उसके आधार पर इसने कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए रदरफोर्ड ने। तो स्टूडेंट्स, हमने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को पिछले वीडियो में आपको लिख दिया था और आज हम बात करते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने जो प्रेक्षण प्राप्त किए थे वो क्या थे। ठीक है ना। तो नोट करते हैं, मैं लिख देता हूं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण निम्न है। तो हम सीधे ही बात कर रहे हैं प्रेक्षणों की। उसने क्या प्रेक्षण प्राप्त किए थे, ठीक है ना। तो देखो, रदरफोर्ड ने पाया कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की झिल्ली से, वो गोला सा बना के बताया था ना मैंने आपने, जिसमें डायरेक्ट सीधे सीधे जा रहे थे अल्फा कण। तो अधिकांश अल्फा कण तो कहाँ जा रहे थे, सीधे सीधे जा रहे थे। ठीक है ना। तो नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, विचलित का मतलब इतवित को ना मुड़ के, बिना विचलित हुए सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है ना। तो पहला परीक्षण था ये इसका। दूसरा परीक्षण क्या था, बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश के कोण पर विक्षेपित हुए। दो अल्फा कण हमने दिखाए थे ना वहां में गोला में, कि एक तो ऊपर गया था और एक नीचे गया था। तो अगर हमने 10-12 कण लिए तो इनमें केवल 2 ही तो विचलित हुए थे। तो बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश के कोण पर विक्षेपित हुए। ठीक है ना। और
तीसरा जो परीक्षण था वो बहुत ही इसका खतरनाक परीक्षण था। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक कण, अब ध्यान करो मैं कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूं। बीच को जो क्षेत्र गोला के अंदर जो बीच वाला सामने वाला जो क्षेत्र था वो खाली हत्यो का नाम, उसमें कोई अल्फा कण नहीं गया था ना। चित्र में देख लो, पिछले वीडियो के जो चित्र है उसमें देखो चेक करके, बीच वाला क्षेत्र खाली है ना, उसमें कोई भी अल्फा कण नहीं गया। तो उसी के बारे में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। लगभग 20,000 कणों में से एक अल्फा कण का विक्षेपण, एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण पर हुआ, कोण पर हुआ। अर्थात कण वापस लौट आया। एक 180 डिग्री को मतलब जैसे गए हो वैसे ही वापस लौट आए हो। इस प्रयोग से जो ये परीक्षण प्राप्त हुआ था तीसरा, इसको देखकर बड़ा अचंभित हुआ रदरफोर्ड। इस परीक्षण से रदरफोर्ड अचंभित था तथा उसने कहा कि यह तो, मतलब इस घटना को देखकर उसने अपने शब्दों में कुछ बात कही थी। यह परिणाम, ये जो परिणाम मिला है प्रयोग का, यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था उतना ही अविश्वसनीय था कि अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को, अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर मारें, एक टिश्यू पेपर पर मारें और वह पेपर से टकराकर आपको ही चोट पहुंचाए। आपको ही चोट पहुंचाए। तो ये उसने एक अचंभित की घटना का वर्णन किया है। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के नाभिक होते हैं और हीलियम के नाभिक होने के कारण इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त होती है, उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं और इनकी जो भेदन क्षमता है वो बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त भेदन क्षमता के बावजूद भी अल्फा कण सोने की पन्नी के बीच वाले भाग को पार नहीं कर पाया और उसे टक्कर मार के वापस आ गया।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोने की पन्नी में उससे भी ताकतवर कोई चीज बैठी थी जिसने अल्फा कण को वापस भेज दिया। आ रही बात समझ में? इसी चीज को देखकर उसने क्या, 14 इंच इतना मोटा तोप का गोला, उसको तोप से चलाओ और एक कागज उसके सामने रख दो, तोप का गोला कागज से टक्कर मारेगा, टक्कर मार के वापस लौटेगा, वापस लौट के जो तोप चला रहा हो उसी के ऊपर फट जाएगा। भाई ये संभव है क्या? लेकिन उसने इस अल्फा कण की घटना जो घटी इसकी तुलना उस गोले से की, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रेक्षण प्राप्त किए रदरफोर्ड ने, अपने जो ये प्रेक्षण प्राप्त किए, इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो क्या निष्कर्ष निकालता है देखते हैं। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकाले। उसने क्या निष्कर्ष कह सकते हैं, क्या परिणाम प्राप्त हुए, परिणाम कह सकते हैं। तो उसका निष्कर्ष देखते हैं। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है और आवेशहीन होता है। वह आवेशहीन होता है। इसीलिए अधिकांश अल्फा कण, इसीलिए अधिकांश अल्फा कण क्या हुए? बिना विचलित हुए सीधे निकल गए ना, सीधे निकल गए। तो पहला जो प्रेक्षण था उससे ये उसने निष्कर्ष निकाला। दूसरा प्रेक्षण, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, हुए ना बहुत कम, कुछ अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ है, इसलिए निश्चित ही उन पर कोई प्रतिकर्षण बल लगा है। अतः निश्चित ही उन पर कोई प्रतिकर्षण बल लगा है। अब देखो प्रतिकर्षण बल की अगर बात करें तो जो अल्फा कण होते हैं उन पर धनावेश होता है। अल्फा कण जो होते हैं ना उन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और धनावेश वाले उच्च ऊर्जा के ये जो कण हैं ये परमाणु से टकराए, यानी कि सोने की पन्नी से टकराए, और सोने की पन्नी से टकराए तो जिस भाग से टकरा कर ये वापस लौटे तो उस भाग में इसके समान कोई ना कोई आवेश बैठा है, यानी कि धनावेश ही बैठे हो हम। तो उस धनावेश ने इस धनावेश को क्या किया? प्रतिकर्षित किया, इसलिए उसको भगा दिया। जैसे अगर ये परमाणु के उसकी पन्नी का बीच वाला भाग है और अल्फा कण यहाँ से आए तो ये धनावेश से या तो प्रतिकर्षित है कि युग चलेगो, इसको धनावेश से या प्रतिकर्षित है कि युग चलेगो, या हम धनावेश मान लें बाई चांस हम,
और ये धनावेशित कण ही सीधे आ रहा है, तो यह प्रतिकर्षित करके उल्टो भगा देखो। अगर ई धनावेश ज़्यादा ताकतवर है तो, अगर ये धनावेश ज़्यादा ताकतवर है तो यह वापस भगावे को नहीं भगावे को। आ रही ना बात समझ में? ठीक है ना। कोई प्रतिकर्षण बल लगाए, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित है, एक जगह केंद्रित है। क्योंकि ये बात तो पहले ही बता दी थॉमसन ने कि परमाणु का है धनावेशित गोला है, तो परमाणु पे पूरा पे धनावेश तो आते हैं, लेकिन उस गोले के अंदर धनावेश किस जगह पर है इसको क्लियर नहीं किया गया था। अब रदरफोर्ड बता रहा है ना कि प्रतिकर्षण बल लगा है तो पूरा का पूरा जो धनावेश है परमाणु के कोई एक ही जगह पे केंद्रित है, फैलना और सबरे परमाणु में धनावेश भाग। ठीक है ना। तो बच्चों आप इनको एक बार नोट करो, और कोई प्रेक्षण इसका है उसे मैं फिर से नोट करता हूँ, क्योंकि अब आप इसका तीसरा प्रेक्षण जो आपने वो प्रेक्षण है ना 20,000 कणों में से एक कण वापस आया है, उसका निष्कर्ष देखते हैं हम। ठीक है ना। तीसरा इसका निष्कर्ष देखते हैं। परमाणु में धनावेश का कुल आयतन, परमाणु के अंदर जो धनावेश का कुल आयतन है, धनावेश का जो आयतन है, धनावेश का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में, कुल आयतन की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। यानी कि धनावेश को जो आयतन है ना परमाणु के भीतर, वो टोटल परमाणु को जो आयतन है बाकी तुलना में क्या समान है, बहुत कम। ठीक है ना। इस धनावेशित जो आयतन है, इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट शब्द निकाल के लाए हैं, नाभिक कहा गया। अर्थात परमाणु के अंदर नाभिक की खोज करने वाला आदमी मिल गया, रदरफोर्ड। ठीक है ना। और नाभिक में पता ही है आपको कौन होते हैं, धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन धनावेशित हैं, तो नाभिक परमाणु के भीतर छोटे से भाग में होता है। तो संपूर्ण परमाणु का जो धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना। अब देखो परमाणु का व्यास कितना माना, परमाणु का व्यास कितना माना बताओ। परमाणु का व्यास 10⁻10 मीटर है, तथा नाभिक का व्यास कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, 10⁻−15 मीटर है। माइनस लग रहा है, कौन जो सोच ले कि साहब यहाँ तो 10 ही लिख रहे हो, यहाँ 15 लिख रहे है। ठीक है ना। -15 मीटर होता है। तो बच्चों ये निष्कर्ष निकाले गए उस प्रयोग से। ठीक है।
अब जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था उससे जो निष्कर्ष निकाले गए, इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया है। तो अब चेक करते हैं परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखो नाभिकीय परमाणु मॉडल इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि नाभिक की खोज करने वाला यही था, इसलिए इसके परमाणु मॉडल को क्या बोल सकते हो हम, नाभिकीय परमाणु मॉडल। नंबर 1, इसके मॉडल की परिकल्पना पहली कौन सी है? परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। धनावेश और द्रव्यमान दोनों चीज परमाणु के अंदर कहाँ पर केंद्रित है? नाभिक के अंदर। दूसरी परिकल्पना इसकी, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। अल्फा कण सूदे निकल गए ना, तो इसलिए कह सकते हैं ना परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं। कैसे लिखते हो? ठीक है, खाली जो भाग है वहां में तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और जो ये वृत्ताकार पथ हैं इनको क्या कहा? इन वृत्ताकार पथों को रदरफोर्ड ने नाम दे दिया कक्षा या ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया इनको? कक्षा या ऑर्बिट। ठीक है ना। अब देखो तीसरा इसका जो परिकल्पना है, परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। ये तो कौन कह दे? जे थॉमसन नहीं कह दे ये बात तो, लेकिन ये पुष्टि कर रहा है इस बात की कि विद्युत रूप से उदासीन है। कतई सही बात है, थॉमसन की है। अतः निश्चित रूप से अगर उदासीन है तो क्या होगा? अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक के अंदर कौन होंगे? प्रोटॉन।
नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, प्रोटॉन पे धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है। तो जितने के ऋणावेश है बिते के धनावेश है, दोनों अगर बराबर हैं तो परमाणु उदासीन होना ही होना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है। ध्यान कर ले, तीनों परिकल्पना ने अच्छी तरह से, ठीक है ना। और इस मॉडल का ये मैं आपको छोटा सा चित्र बना देता हूं। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया परमाणु का नाभिक, और ये हो गए सब वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आप बना सकते हो। इनको तो क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या है भैया, नाभिक, जहाँ पे धनावेश है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, हमने प्रयोग कर लिया, प्रयोग से प्रेक्षण प्राप्त कर लिए, प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया। ये नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया रदरफोर्ड ने। जो प्रयोग किया है बिल्कुल वह प्रयोग के आधार पर ही चल रहा है। अगर प्रयोग हमको ठीक से समझ आ गया तो मॉडल समझ में आता जाएगा हमारा पूरी तरह से, ठीक है ना। तो नोट करो बेटा, यार फटाफट से जल्दी से इसको नोट करो। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर भी कोई कमी बेसी तो ना रह गई, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो, तुमने अवाल चित्र देखो ना परमाणु मॉडल को, तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को, प्रतिरूप कहता हूं चाहे मॉडल कहता हूं, ये कई बात है। सौर मंडल का प्रतिरूप माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य केंद्र में होता है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार धनावेशित नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित है, परमाणु के केंद्र में स्थित है, तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। तो कर सकते हैं ना रदरफोर्ड के मॉडल की तुलना सौर मंडल से, कर सकते हैं ना। देख लो ध्यान से। अब देखते हैं बेटा रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। इसके अंदर भी कुछ कमी रह गई।
पहली कमी देखते हैं इसकी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। यह है मॉडल, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, नहीं कर सका। और दूसरी कमी रह गई, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन संरचना थी उसको भी ये स्पष्ट नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि देखो, मैक्सवेल के अनुसार वृत्ताकार पथ में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा या विकिरण, ऊर्जा कह दो या विकिरण, अपने विकिरण भाई किसी भी चीज़ को आप, जैसे इस चौक को मैं गोल गोल घुमाता हूँ या फिर पत्थर को आप पत्थर के ऊपर गोल गोल घुमाओ तो वो कुछ चिंगारियाँ निकालता है ना, तो विकिरण ऊर्जा, और गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है घूमता हुआ, तो उसमें से ऊर्जा तो बाहर निकलेगी ना, विकिरण उत्सर्जित करेगा। जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी। आवेगी कि नहीं आवेगी? भाई आप लोगों को अगर गोल गोल दौड़ाया जाए गोले के अंदर, तो दौड़ते दौड़ते थकोगे नहीं क्या? तो ऊर्जा में कमी आएगी ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी। अतः वह नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करता हुआ, अतः वह नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करता हुआ, सर्पिलाकार गति करता हुआ, सर्पिलाकार गति करता हुआ अंततः नाभिक में गिर जाएगा। अंततः नाभिक के अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। और जब नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो परमाणु का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका रदरफोर्ड कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। ये इनकी कमी रहेगी। और देखो ये बात बेटा किस प्रकार से बता रही है यार से, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है,
नाभिक के चारों ओर इस तरह से घूमता हुआ जाएगा ये। तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में कमी आती जाएगी और ऊर्जा की कमी के कारण लास्ट में कहाँ जाएगा, नाभिक में चले जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। अंततः नाभिक में गिरेगो कि नहीं गिरेगो। और नाभिक में गिरगो तो परमाणु को तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस चीज का कोई भी स्पष्टीकरण रदरफोर्ड नहीं दे पाया। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पूरे रदरफोर्ड के मॉडल का अध्ययन किया है। रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया था उससे परीक्षण निकाले, परीक्षण से निष्कर्ष निकाले, निष्कर्षों के आधार पर नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस नाभिकीय परमाणु मॉडल की तुलना कर दी गई सौर मंडल के प्रतिरूप थे और इसकी क्या कमियां रह गई थी, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ी हैं। अब इस मॉडल की कुछ कमियां रह गई, इनका स्पष्टीकरण रदरफोर्ड नहीं दे पाए, इसलिए रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल को भी अस्वीकार कर दिया गया। और जब इनके मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया तो एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था नील्स बोहर के द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।